नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 2 कर रहे हैं जिसमें हम गद्य विधाएँ कर रहे हैं। हमारा नाटक गद्य विधा चल रही है इस टाइम पे। और नाटक में भी जो हमारा अंतिम हिस्सा है एकांकी का हमने कर लिया है। एकांकी के बाद हमारा जो अंतिम भाग है इसका नाटक विधा का, वो है हिंदी रंगमंच और विकास के चरण और हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। तो ये तीनों को सम्मिलित करते हुए हमारी आज की वीडियो है जिसमें हम नाटक विधा का ये अंतिम भाग करेंगे। भाग 41वां है हमारा। तो देखते हैं हिंदी रंगमंच क्या है, इसके विकास के कौन कौन से चरण है और लोक रंगमंच क्या होता है। लोक रंगमंच जो होता है वो हिंदी रंगमंच का ही एक रूप है, लेकिन जो हम जो सदियों से हमारी परंपराओं में चला आ रहा है रंगमंच, जैसे कि रामलीला इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। रामलीला है या कोई भी प्रकार के जो खेल खेले जाते हैं, खेल का मतलब है नाटक जो छोटे से स्तरों पे जो है गली मोहल्ले में खेले जाते थे, वो लोक रंगमंच में आता है। और नुक्कड़ नाटक भी मैंने आपको बताया था, तो नुक्कड़ नाटक के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं हिंदी रंगमंच क्या होता है। हिंदी रंगमंच जो है वो लोक और संस्कृत और पारसी रंगभूमि का आधार लेकर जो है विकसित हुआ है। इसमें तीनों सम्मिलित है, जो है संस्कृत के भी जो भी नाटक कह सकते हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। लोक जो रंगमंच है यानी कि जो भी गलियों में और ये जो मोहल्लों में खेले गए जो नाटक हैं वो लोक रंगमंच में आते हैं। और पारसी जो नाटक हैं, इन तीनों का जो आधार लेकर जो है हिंदी रंगमंच जो है विकसित हुआ है। अब हिंदी रंगमंच होता क्या है? रंगमंच जो होता है वो थिएटर होता है, वह स्थान होता है जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों। रंगमंच की बात कर रहे हैं। रंगमंच भी दो शब्दों से मिलकर बना है, रंग जमा मंच। अब रंग क्या है कि दृश्यों को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों, छतों, वेशभूषाओं, साज सज्जा में विभिन्न रंगों का जो प्रयोग किया जाता है वो रंग है इसमें शब्द में। और जो मंच है वो क्या है कि दर्शकों की सुविधा के लिए रंगमंच का यानी कि जो स्टेज होता है, जो हमारा थिएटर बनाया जाता है, उसमें उसका तल ऊंचा रहता है जिसे मंच कहते हैं। तो रंग और मंच से मिलकर यानी कि जितनी भी प्रकार की वहाँ पे हमें जो भी आकर्षक रंग नज़र आते हैं थिएटर के अंदर जो भी, वो और मंच को मिलाकर जो है ये शब्द बना है रंगमंच। अब पश्चिमी जो देश है उसमें रंगमंच को क्या कहते हैं, उसमें वहाँ पे उसको थिएटर या ओपेरा कहा जाता है। और आज भी इसका चलन है, वहाँ पे आज भी थिएटर में बहुत सारे नाटक होते हैं, ओपेरा कहते हैं उसको। तो दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है पश्चिमी देशों में। अब देखते हैं आगे। शुरुआत करते हैं कि भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र जब अपनी रचना करी है तो उसमें नाट्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वह केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक अर्थ में उसका प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच भी आता है, अभिनय आता है, नृत्य है, संगीत है, रस है, वेशभूषा है, रंग शिल्प है, दर्शक, उन्होंने आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। तो नाट्य शास्त्र में नाट्य शब्द का प्रयोग जो है इन्हीं सभी शब्दों को का जो है व्यापक अर्थ जो है उन्होंने प्रयोग किया है। फिर भारत में आरंभ से ही लोक रंगमंचों की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ रही है। अब लोक रंगमंच क्या होते हैं, जिसमें नौटंकी आती है, रासलीला आती है, रामलीला आती है, स्वांग करे जाते हैं, जैसे कि किसी का रूप धार के जो है निकल पड़ते थे पहले, जैसे कि आजकल भी जो है आजकल तो पैसे मांगने का एक धंधा बना लिया है, जैसे कि हनुमान जी का रूप और काली माता का स्वांग रचा के जो है निकल लेते थे। और फिर नकल है, ख्याल है, यात्रा है, यक्षगान, नाच, तमाशा आदि जो है लोकप्रिय लोक नाट्य या हम कह सकते हैं लोक मंच के रूप रहे हैं। और इसने बहुत जो है हिंदी रंगमंच को बढ़ावा देने का काम किया है लोक रंगमंच ने। पारसी रंगमंच की जो है वो हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका है पारसी रंगमंच की। बलवंत गार्गी जो है हिंदी रंगमंच का सूत्रपात जो है पारसी रंगमंच से ही मानते हुए कहते हैं कि जिस समय बंगाल में 1870 में व्यवसायिक थिएटर की नींव रखी जा रही थी, तब कुछ पारसी मुंबई में नाटक और ललित कलाओं में रुचि लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि पारसियों ने व्यवसायिक हिंदी नाटक की स्थापना करने में पहल की। व्यवसायिक हिंदी नाटक कौन से होते हैं, जिनसे जो है कमाई होती हो, यानी कि नाटक होते हो थिएटर में और लोग जो है देखने आते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ टिकट लगती है। तो ये व्यवसाय हिंदी नाटक थी जिसकी शुरुआत जो है यहाँ से हुई है, पारसी रंगमंच से, ऐसा बलवंत गार्गी जी हैं वो कहते हैं। फिर आता है हमारा हिंदी रंगमंच का प्रारंभ। हिंदी रंगमंच का जो प्रारंभ है वो 1853 ईस्वी में नेपाल के माट गांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, किंतु यह नेपाल तक ही सीमित रह गया। हिंदी रंगमंच की जब बात करते हैं तो नेपाल के जो एक गाँव माटे गाँव, उसमें एक विद्या विलाप नाम का नाटक खेला गया था, यानी कि लेकिन ये जो नाटक है ये नेपाल तक ही सीमित रह गया, वहीं पर ये खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी रंगमंच यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद हिंदी रंगमंच का नवोत्थान भी होता है 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नामक मंडली से हुआ, जिसने भारतेंदु राधाकृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। राधेश्याम जो इसमें कथावाचक थे वो इस मंडली के प्रमुख नाटककार भी थे। इस मंडली के मंच पर जो है स्त्री चरित्रों की भूमिका जो है पुरुष पात्र
पात्र ही किया करते थे, यानी कि उस समय 1871 में स्त्री जो चरित्र होते थे वो पुरुष जो है स्त्री बनते थे, उसमें स्त्रियां नहीं काम करती थी नाटकों में। इसी बीच कोलकाता के मॉडर्न थिएटर ने मुंबई की पारसी रंगमंच की इम्पीरियर आदि अनेक नाटक कंपनियों को खरीदकर कोलकाता को रंगमंच का केंद्र बना दिया। तो इस समय जो है कोलकाता जो है रंगमंच का केंद्र बन गया था। तो अलग अलग नाम इसमें आपको दिखेंगे, थिएटर्स के नाम आएंगे इसमें हमारे इस लेसन में। तो ये सब रंगमंच से ही संबंधित है। रंगमंच होता क्या, थिएटर ही होता है रंगमंच। हिंदी में अव्यवसायिक रंगमंच का सूत्रपात भी हुआ है 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ। 1884 ईस्वी में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का जो प्रथम मंचन है वो नेशनल थिएटर में ही किया गया था। तो 1884 ईस्वी में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई है बनारस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। और जो भारतेंदु का अंधेर नगरी जो है उसका प्रथम मंचन भी जो है इसी नेशनल थिएटर में ही किया गया था। फिर आते हैं हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली जो है 1906 में, उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु का बहुत बड़ा जो कह सकते हैं हम हाथ है हिंदी रंगमंच के विकास में। इस मंडली ने लगभग जो है 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया है, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो है प्रमुख है। यानी कि लगभग जो है 18 नाटक जो है इनके सब द्वारा पेश किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों का भी मंचन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो विक्रम परिषद है उसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई है। इसने नाटकों में जो है स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा अभिनय की परंपरा डाली। तो हम कह सकते हैं कि जो स्त्रियां जो है स्त्रियों का पात्र कर रही हैं वो 1939 में इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद हिंदी रंगमंच के विकास में जो है बलिया नाट्य समाज जो है 1884 ईस्वी, उसकी भी भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है। 1884 ईस्वी में यहीं पर भारतेंदु ने नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलिया नाट्य समाज जो है उसकी भूमिका तो ऐतिहासिक इसमें रही है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी यहाँ पर जो है एक लंबा नाटक व्याख्यान हमें जो है दिया था। उसी समय जो है सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी नाटकों का मंचन भी जो है किया गया था। तो जब हम हिंदी रंगमंच के विकास की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो कह सकते हैं जगहें जो है, बहुत सारे स्थान जो है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर रंगमंचों के जो है रंगमंचों पर नाटक जो है खेले जा रहे थे। तो हिंदी रंगमंच के विकास में जो है काशी के पश्चात, काशी का हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया है, काशी के पश्चात जो है इलाहाबाद के रंगमंचों का महत्व आता है। तो इलाहाबाद के जो रंगमंच है वो कौन कौन से नाम से हैं, वो है आर्य नाट्य सभा है, श्री राम लीला नाट्य मंडली है, हिंदी नाट्य समिति है। और उसके बाद जो है कानपुर की संस्थाओं ने भी जो है हिंदी रंगमंच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थाएं कह लीजिए, रंगमंच कह लीजिए, भारतीय नाट्य समिति है और भारतीय कला मंदिर है। तो इस प्रकार से बहुत जगहों से जो है रंगमंच के विकास में जो है सहायता हो रही थी, रंगमंच अपने विकास पर था। तो इस प्रकार से जो है विकास के चरण हैं इसके हिंदी रंगमंच के। और उसके बाद आता है बिहार का भी जो है आता है पटना नाटक मंडली है 1876 ईस्वी, और अमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन जो है। तो इस प्रकार से जो है काशी है, इलाहाबाद है और बिहार है, तीनों जगह पर जो है ये खेले जा रहे थे नाटक, और रंगमंच जो है अपने विकास पर था। तो जो है और कह सकते हैं कि कानपुर में भी जो है एक कानपुर अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और एम्बेसडर नामक जो संस्थाएं थी वो समकालीन नाटकों के मंचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो कानपुर की भी ये दो जो संस्थाएं हैं, कानपुर अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स और एम्बेसडर संस्थाएं जो थी वो भी समकालीन नाटकों का मंचन कर रही थी। अब देखते हैं हिंदी रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां कौन सी हैं, यानी कि विकास के चरण ही हैं लेकिन ये अलग अलग उसको पार्ट में डाल दिया गया है। तो पहला आता है हमारा भारतेंदु युग की, भारतेंदु के समय में किस प्रकार से हिंदी रंगमंच का विकास हुआ है। भारतेंदु युग में जो है व्यापक पैमाने पर जो है न सिर्फ नाट्य लेखन हुआ है बल्कि उनके मंचन के लिए भी प्रेरणा मिली है। जो स्वयं भारतेंदु है उन्होंने नाट्य लेखन भी किया है और अभिनय के केंद्र में एक संस्था की तरह वो कार्यशील भी रहे हैं। और भारतेंदु से पूर्व की बात करें हम तो पारसी रंगमंच जो था वो व्यावसायिक स्तर पर सक्रिय था, और भारतेंदु ने सक्रिय होकर पारसी रंगमंच के समानांतर हम कह सकते हैं एक अव्यवसायिक रंगमंच का आरंभ किया है। और भारतेंदु ने हिंदी रंगमंच के विकास में जो है परंपरा व आधुनिकता का जो है दोनों का समन्वय किया है, यानी कि
परंपरा को भी वो निभाते चले गए हैं। और उन्होंने क्या किया है कि संस्कृत जो नाट्य परंपरा है उसके तत्वों को लोक नाट्य परंपरा के साथ उन्होंने समन्वित किया है, यानी कि संस्कृत की जो नाट्य परंपरा थी उसको लोक नाट्य परंपरा की भी हमने बात करी है ना, जिसमें रासलीला आती है, रामलीला आती हैं, जो भी उस टाइम पर अपने हिसाब से लोग जो है नाट्य परंपरा नाटक करते थे वो सारे लोक नाट्य परंपरा में आते। तो इन दोनों का उन्होंने समन्वय किया है। उन्होंने जो है पश्चिम की जो ग्रीक परंपरा है उसको भी सीमित मात्रा में समाविष्ट किया है अपने नाटकों में। अपने हिंदी रंगमंच की बात हम कर रहे हैं। और भारतेंदु ने जो है अपने नाटकों को अधिकाधिक अभिनय बनाए जाने पर बल दिया है कि नाटक तो लिखने हैं ही, साथ में उस प्रकार से उसको इस प्रकार से लिखा जाए कि उसका अभिनय भी किया जा सके। उन्होंने अपने नाटकों में पात्र योजना, भाषा, संवाद योजना, उसमें रंग संकेतों के माध्यम से अभिनेता का भी ध्यान रखा है। तो ये भारतेंदु युग रहा है हिंदी रंगमंच के विकास में। फिर आते हैं पारसी थिएटर की बात करते हैं कि आज की अधिक उदारता से स्वीकार की जाने लगी ये बात कि हिंदी रंगमंच के विकास में पारसी रंगमंच की भूमिका को हम कम करके आंक नहीं सकते। पारसी थिएटर जो था वो एक शुद्ध व्यावसायिक थिएटर था, जो एक उनका एक प्रकार से थिएटर जो था उनका व्यवसाय था, इसलिए उन्होंने अपनी मौलिक रंग पद्धतियों का विकास किया है। इसमें जो है अंग्रेजी की तुलना में भारतीय लोकरंग, शेरो शायरी, उर्दू मिश्रित संवाद, भावुकता का आवेग, अति नाटकीयता, गीत संगीत जो है इसका प्रयोग करते थे वो। उसकी बहुलता, नृत्य, चमत्कारिक ध्वनि प्रभाव आदि पर अत्यधिक उन्होंने बल दिया गया है। और लक्ष्मी नारायण लाल जी लिखते हैं कि जो है आगा हश्र, राधेश्याम कथावाचक, नारायण बेताब के नाटक जो है पूरी हिंदी भाषी क्षेत्र के दशक के लिए आकर्षण केंद्र थे। लक्ष्मी नारायण लाल जी कहते हैं। द्विवेदी युग और अब अगर हम पारसी रंगमंच की बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं भी थी कि वह रंगमंच को जो है व्यवसायिक रूप देकर प्रतिष्ठित करना और वेतन आधारित अभिनेताओं से कार्य कराना, अर्थात रंग कर्म की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना, यानी कि वो अभिनेताओं को वेतन भी देते थे। उन्होंने पूरा व्यवसायिक रूप दे रखा था रंगमंच को, पारसी थिएटर की बात करें तो। फिर पूरी हिंदी भाषी जनता से उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया और साहित्य और रंगमंच की दूरी को उन्होंने समाप्त किया है पारसी रंगमंच ने। और रंगमंच की प्रवृत्ति के अनुकूल भाषा और अभिनय शैली पर उन्होंने बल दिया है। फिर देखें तो द्विवेदी युग और छायावादी युग जो है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के चरण थे, जिसमें हम कह सकते हैं राष्ट्रीय संस्कृति और मर्यादा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। हमारी जो राष्ट्रीयता की बात आती है तो हम बाहर की कोई भी चीज़ होती है जो उसे जो है स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो है पारसी रंगमंच की जो है व्यवसायिक पद्धतियों की तीव्र भर्त्सना की गई, यानी कि बहुत बुराई करी गई पारसी रंगमंच की, क्योंकि ये बिल्कुल व्यवसाय के रूप में इसको रंगमंच को कर रहे थे यहाँ पे। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी कहते हैं कि हिंदी ने अति शुद्धि एवं अर्थ भावना के कारण पारसी रंगमंच को हिंदी में अपना नहीं माना और रंगमंच जो है रंगमंच दर्शक, रंगमंच नाटक, विषय वस्तु नाटक, पाठक, दर्शक, व्यवसाय, साहित्य के बीच करीब 50 वर्षों का भयानक अंतराल पैदा कर दिया। तो हिंदी और पारसी रंगमंच में जो है काफ़ी चीज़ें जो है एक दूसरे की नहीं अपनाई गई, तो इसकी वजह से लगभग 50 वर्षों का अंतराल पैदा हो गया इस प्रकार से। किंतु पारसी रंग शैली को जो है जनमानस में इतनी लोकप्रियता प्राप्त थी कि उससे भारतेंदु और प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद, वो जो है अप्रभावित नहीं रह सके। दोनों ने पारसी रंगमंच की प्रतिक्रिया में लिखा, लेकिन दोनों ने उसकी रंग शैली, अभिनय शैली और गीत संगीत के प्रभावों को जाने अनजाने कहीं ना कहीं ग्रहण जरूर किया है। तो पारसी रंगमंच का जो है हिंदी रंगमंच के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। अब देखते हैं हम प्रसाद और रंगमंच का विकास, ये दोनों का आपस में क्या संबंध है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। प्रसाद की जो नाट्य दृष्टि है वो बड़ी महत्वपूर्ण रही है रंगमंच के विकास में। तो प्रसाद कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक, यानी कि नाटक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रंगमंच से ज़्यादा। वो ज़्यादा अच्छा अगर लिखा होगा तो रंगमंच पे आसानी से हो ही जाएगा। रंगमंच के लिए नाटक सिर्फ इसलिए नाटक लिख देना कि रंगमंच पे करना है, उसे थिएटर में करना है, तो वो जो है नाटक अच्छा नहीं कहलाएगा। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रसाद जी ने बोली है, रंगमंच से संबंधित है। फिर प्रसाद के नाटकों में जो है हमें कई जगह जो है अति नाटकीयता एवं गीतों की बहुलता मिलती है, पूर्णतः पारसी रंगमंच के प्रभाव से है। पारसी रंगमंच में जो है ज़्यादा नाटकीयता मिलती थी और गीतों का भी प्रयोग करा जाता था, तो उसी को प्रसाद के नाटकों में भी देखा जा सकता है। प्रसाद जो है शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के नाटकों से भी प्रभावित थे और पारसी रंगमंच की जो रंग पद्धति है उसको अस्वीकार करते हुए भी प्रसाद जी ने जो है उनसे काफ़ी जो है प्रभाव ग्रहण किया है।
फिर कई संरचनात्मक विशेषताओं जैसे पात्र बाहुलता, कठिन दृश्य योजना, अवान्तर कथाओं की उपस्थिति, दर्शन के प्रक्षेपण आदि की वजह से प्रसाद के नाटक प्रायः अभिनेता के गुण से वंचित माने जाते हैं, परंतु हिंदी रंगमंच के विकास में प्रसाद की नाट्य दृष्टि की भूमिका कहीं से भी कम नहीं है। तो कुछ गुण ऐसे मिलते हैं हमें प्रसाद के जो है नाटकों में, जैसे कि ज़्यादा पात्र लिए गए हैं, उसमें ज़्यादा जो है कठिन दृश्य योजना है, कुछ बीच बीच में कुछ कथाएं आ जाती हैं, उपस्थिति, दर्शन के प्रक्षेपण होता है, इसमें हमें कुछ दर्शन भी हमें मिलता है, इसमें फिलॉसफीज हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की। तो अभिनेता के गुण यानी कि उसको अभिनय कर रहे हैं जो नाटक को, उसके गुणों में जो है कमी आ जाती है उसमें। तो इससे जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी जो है हिंदी रंगमंच के विकास में तो योगदान हुआ है, परंतु कुछ जो है कमियां भी रही हैं उनके रंगमंच में, उनके नाटकों में। तो उसके बाद आते हैं हम इप्टा की तरफ आते हैं। इप्टा क्या होता है? इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन होता है, इसकी फुल फॉर्म IPTA जो है ये है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो हुई है वो 25 मई को हुई है 1943 ईस्वी को, मुंबई में हुई थी। इसका नामकरण जो है रोमा रोला की पुस्तक है पीपल थिएटर, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो 1943 से 47 ईस्वी के दौरान इसकी गतिविधियां जो है अत्यधिक लोकप्रिय हो गई और जो है बहुत देशव्यापी होने लगी इसकी गतिविधियां। इन समूहों ने जो है प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर बल दिया, साथ ही नुक्कड़ नाटकों के मंचन को भी इन लोगों ने लोकप्रिय बनाया है। हिंदी, उर्दू एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सभी प्रगतिशील और वामपंथी लेखक जो हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, या तो इससे प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी प्रशंसा करते थे। फिर आज़ादी के बाद भी 1960 तक सैकड़ों प्रगतिशील नाटकों का रंग जो मंचन हुआ है वो इप्टा द्वारा ही किया गया है। तो इसमें बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं जो लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे, इप्टा से जुड़ी महान हस्तियां हैं। वो हैं अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, राजेंद्र रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये बहुत सारी हस्तियां हैं जो इप्टा से जुड़ी रही हैं। और जो बलराज साहनी है, जो बहुत ही हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़े अभिनेता रहे हैं, वो एक इप्टा के एक महत्वपूर्ण अभिनेता थे। जब आपने गाना भी सुना होगा, मेरी जोरा जबी, मुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। तो वो जो बलराज साहनी जी हैं वो इसके एक महत्वपूर्ण अभिनेता रहे हैं इप्टा के। और अगर हम हिंदी रंगमंच को आम जनता के साथ जोड़ने रखने की बात करते हैं तो इप्टा की भूमिका जो है वो ऐतिहासिक मानी जाती है। हिंदी रंगमंच को जो है आम जनता के साथ इन्होंने जोड़ा है। एक ठहराव के बाद भी आज भी इप्टा जो है समकालीन रंगमंच पर अपनी सक्रियता जो है बनाए हुए हैं। उसके बाद आते हैं पृथ्वी थिएटर की तरफ आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के थिएटर है रंगमंच जो कि साथ दे रहे हैं रंगमंच के विकास में। तो 1944 में जो है पृथ्वीराज कपूर ने जो है पृथ्वी थिएटर की नींव रखी है इसमें। और इन्होंने कहा था फिल्म से जितनी भी कमाई होती थी पृथ्वीराज कपूर की, वो सारी आमदनी जो होती थी वो इसी थिएटर में लगा देते थे। और इसकी स्थापना कर उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक जो है राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। साथ ही इप्टा के साथ सहयोग करते हुए हिंदी रंगमंच की सामाजिक भूमिका को भी पहचाना है इन्होंने और स्पष्ट किया है। फिर आते हैं प्रख्यात जन कवि और नाटककार जो है हमारे नाटककार शील ने पृथ्वी थिएटर को देश का राष्ट्रीय हिंदी रंगमंच मानते हुए पृथ्वीराज कपूर को सांस्कृतिक योद्धा बताया है। नाटककार जो शील रहे हैं उन्होंने उसमें, और 16 वर्ष तक जो है पृथ्वी थिएटर जो है उन्होंने 8 नाटकों का पूरे भारत में मंचन किया है। ये 8 नाटक कौन से थे? ये है शकुंतला, दीवार, पठान, आहुति, कलाकार, पैसा, किसान और दत्ता नाम के जो 8 नाटक हैं। तो 16 वर्षों में पृथ्वी थिएटर ने 8 नाटकों का मंचन किया है। इसमें जो है कुल रंग सदस्यों की जो संख्या थी वो 80 से 90 संख्या रही है। इसका जो वार्षिक बजट होता था वो 3 से 4 लाख रुपए होता था, उस समय में भी मानने की बात है। और 1 लाख रुपए की सहायता जो है वो सरकार से मिलती थी। और इस थिएटर ने जो है देश भर में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। और पृथ्वी थिएटर जो है पारसी थिएटर के बाद ऐसा नाटक समूह रहा है जो अपने नाट्य दल और रंग सज्जा तथा रंग उपकरण के साथ उत्तर व दक्षिण भारत में सभी क्षेत्रों में यात्रा करता था और प्रस्तुतियां देता था। इसमें जो है पृथ्वीराज के अतिरिक्त जो रहे हैं कलाकार वो हैं जोरा सहगल, राज कपूर, शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, सुदर्शन सेठी और श्री राम जो है महत्वपूर्ण इसके कलाकार रहे हैं। इनके नाटकों की अगर हम बात करें पृथ्वी थिएटर की तो इसमें साम्राज्यवाद विरोधी नाटक खेले गए, सामंतवाद विरोधी, पूंजीवाद के विकृत रूपों का विरोध दिखाया इसमें, और हिंदी मुस्लिम एकता, ये सारे विषय जो थे इसमें पृथ्वी थिएटर के नाटकों में हमें देखने को मिलते हैं।
पृथ्वी थिएटर जो है वो आज भी सक्रिय है और दिल्ली मुंबई में आज भी प्रतिवर्ष जो है नाटकों का संचालन कर रहे हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ और पूरी व्यावसायिकता के साथ में। और हाल ही में इस समूह में अखिल भारतीय नाट्य उत्सव का जो है पहले जो है आयोजन भी किया गया था और प्रतिवर्ष जो है मुंबई और दिल्ली में नाटक जो है ये लोग करते हैं। पृथ्वी थिएटर आज भी जो है सक्रिय है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन्होंने हिंदी रंगमंच के विकास में। फिर अब बात करते हैं मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास, यानी मोहन राकेश भी हिंदी रंगमंच के विकास में जुड़े हुए हैं। मोहन राकेश की जो रंग दृष्टि थी वो हिंदी रंगमंच के विकास में जो है मील का पत्थर साबित करती है। उन्होंने जो है पश्चिमी रंगमंच से पृथक जो है हिंदी के नए और मौलिक रंगमंच की खोज करने का प्रयास किया है। जहां पश्चिम का रंगमंच दृश्य योजना और तकनीकी पर आधारित है, उन्होंने हिंदी के लिए ऐसा रंगमंच बनाने की कोशिश की जो मानव तत्व और शब्द तत्व पर आधारित हो। तो जो पश्चिमी जो रंगमंच है वहाँ पर तो तकनीकी का प्रयोग किया था, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मानव तत्व, मानव की और शब्दों की बात करी है रंगमंच को विकास करने में, ताकि कम से कम संसाधनों के साथ जो है अच्छे से अच्छे प्रयोग किए जा सके रंगमंच के ऊपर। तो मोहन राकेश ने हिंदी के नए और मौलिक रंगमंच की जो है खोज करने का प्रयास किया है। साथ में आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का पहला नाटक है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक मूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा, हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संदेशों और स्तंभों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं अधिक होगा। तो उन्होंने हिंदी रंगमंच की विकास करने की बात करी है मोहन राकेश ने। मोहन राकेश की जो रंग दृष्टि थी वो मंच पर बहुत सफल रही और उसमें उन्होंने हिंदी नाटक रंगमंच के लिए नए मुहावरे जो हैं गढ़ दिए। सिर्फ एक दृश्य के माध्यम से नाटक के सभी अंगों की प्रस्तुति, स्पेशलाइजेशन थे जो उन्होंने लेकर आए हैं नाटकों में। मंचीय संवादों के अतिरिक्त नेपथ्य से बहुत सी ध्वनियों का सार्थक प्रयोग किया है उन्होंने। अभिनेताओं की आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से अकथनीय को भी कह देना, यानी कि पहले तो सिर्फ डायलॉग्स का प्रयोग होता था संवादों का, लेकिन कुछ ऐसे इशारे करना, इस प्रकार से हाव भाव व्यक्त करना ताकि जो है जो बात नहीं भी कह पाता है अभिनेता वो भी उसको कह पाए। इस प्रकार के कह देने की ताकत जैसी विशेषताओं ने मोहन राकेश की रंगमंचीय प्रयासों को जो है अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। तो इस प्रकार से जो है विशेषताएं लेकर आए हैं मोहन राकेश जी अपने रंगमंच में। फिर आते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अब संगीत नाटक अकादमी जो है उसके द्वारा अप्रैल 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। इसने हिंदी के नाटकों के मंचन व रंगमंच के विकास में 1960 के बाद ऐतिहासिक दायित्व जो है निभाया है। और जो है इस विद्यालय ने न सिर्फ जो है देश की महत्वपूर्ण रंग प्रतिभाओं, निर्देशकों, अभिनेताओं को जन्म दिया है, बल्कि जो है हिंदी के नाटक का जो विकास है 1960 के बाद उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस विश्वविद्यालय में जो है रंग मंडल की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में की गई, जो उसका प्रदर्शन विभाग, रंग मंडल इसका जो है एक प्रदर्शन विभाग है जिसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में की गई है। रंग मंडल ने जो है शैलीगत संगीत से लेकर भारतीय नाट्य की समकालीन कृतियों, अनुवादों और विदेशी भाषाओं के नाटकों का जो नाट्य रूपांतर हुआ है उसमें 200 से भी अधिक प्रस्तुतियां इन्होंने की है। रंगमंडल के साथ जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रमुख रंग निर्देशकों ने काम किया है। रंगमंडल भारत के मुख्य शहरों में प्रस्तुतियां तो करता ही, साथ में इसने विदेशों में भी बहुत सारे जो है प्रदर्शन किए हैं। इसके जो प्रथम निर्देशक हैं इब्राहिम अलकाजी, उन्होंने हिंदी रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु कई आलोचकों का मानना है कि इस विद्यालय पर जो है पाश्चात्य प्रभाव जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रभाव, बाहर का प्रभाव अधिक है क्योंकि उन्होंने पाश्चात्य रंग शैलियों का जो है प्रयोग किया है इसमें। फिर जो है इसमें जो है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। प्रकाश व ध्वनि का जो लाइटिंग जैसे हम कहते हैं, लाइटिंग और साउंड सिस्टम का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जिसने हिंदी रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है प्रदान किया। भारतीय नाटक की जो शास्त्रीय परंपरा और हिंदी प्रवेश की जो लोक परंपराएं हुई हैं वो इसके द्वारा जो है कई बार उपेक्षित भी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदी लोक परंपरा का जो है इसने काफ़ी उपेक्षा करी है, परंतु बाहर के जो है पाश्चात्य गुणों को ग्रहण किया है, तकनीकों का प्रयोग किया है, प्रकाश व ध्वनियों का प्रयोग किया है। फिर 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती के जब इनकी 50 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद इन्होंने इसके अवसर पर भारत रंग महोत्सव का भी आयोजन करना प्रारंभ किया। तो ये बात रही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की। उसके बाद देखते हैं
उसके बाद अन्य संस्थाएं जो है और हिंदी रंगमंच का विकास, यानी कि नाट्य विद्यालय के बाद जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं जिन्होंने हिंदी रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली में जो है श्री राम सेंटर की जो है भूमिका रही है। इसमें हम देख लेते हैं आज़ादी के बाद जो है हिंदी रंगमंच का व्यापक विस्तार हुआ है। प्रशिक्षित रंगकर्मियों के द्वारा प्रशिक्षण शिविरों और नाट्य प्रस्तुतियों ने अनेक नाटक संस्थाओं को भी जन्म दिया है। तो दिल्ली में जो श्री राम सेंटर है उसने जो है हिंदी रंगमंच के विकास में जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। हिंदी रंगमंच के केंद्र जो है दिल्ली के साथ साथ जो है उत्तर भारत के भी अन्य शहरों में फैलने लगे और इन्होंने नई नई रंगमंच टोलियों का संगठन किया है। इन्होंने जो इनकी उत्तर भारत की रंगमंच टोलियां हैं वो इसमें है अभियान, देशांतर थिएटर यूनिट, नया थिएटर, अनामिका, जननाट्य मंच, प्रयोग, दर्पण, रूपांतर, मेघदूत, प्रतिध्वनि। तो ये अलग अलग रंगमंच टोलियां हैं। तो 1960 और 70 का जो समय रहा है वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है इसी समय में रचे गए हैं और इसी समय जो है उनका मंचन हुआ है। और आगामी जो रंगकर्म थी उसकी पीठिका भी इसी समय तैयार हुई है और भारतीय भाषाओं के जो नाट्य अनुवाद हैं वो हिंदी रंगमंच पर और हिंदी नाटक जो है वो भारतीय रंगमंच पर प्रस्तुत होने लगे, यानी कि हिंदी और भारतीयों का जो है मेल मिलाप भी इसी समय में हुआ है। और जो है अभियान और देशांतर जो दो हैं, ये अभियान और देशांतर जो हैं इन्होंने एक दशक तक हिंदी रंगमंच की कई सार्थक प्रस्तुतियां भी इसी समय काल में जो है दी हैं। फिर इसी समय में बहुत से अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और विशिष्ट कलात्मक प्रतिभा के कारण जो है प्रतिष्ठित हुए हैं, जैसे कि ओम शिवपुरी हैं, सुधा शिवपुरी हैं, मोहन महर्षि हैं, मनोहर सिंह, राम गोपाल बजाज, सुरेखा सीकरी, जोहरा सहगल जो है इन्होंने इसी समय काल में जो है नाट्य लेखन के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जो है हिंदी रंगमंच के विकास में जो है हबीब तनवीर नाम से और उनकी जो नाट्य संस्था है नया थिएटर, उसकी भी ऐतिहासिक भूमिका रही है। तो बहुत सारे हैं जिनका जो है हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान है। फिर 1967 से 77 में जो है नवीन कृतियों में नवीन संभावनाओं की तलाश, दूसरी भाषा की नाटक कृतियाँ और शैलियाँ जो हैं उसको जो है अनुवाद हुआ है इसमें और हिंदी नाटक और रंगमंच पर वो आई हैं। बंगला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, रूसी भाषाओं की जो श्रेष्ठतम नाट्य कृतियाँ हैं उसका अनुवाद हुआ है और दूसरी भाषाओं की नाटक कृतियाँ और शैलियाँ जो हैं सारी ही हिंदी नाटक और रंगमंच पर आई हैं। उसके बाद अब ये सारा हमारा रंगमंच हो जाने के बाद अंत में आता है नुक्कड़ नाटक। इसका भी योगदान है हमारे हिंदी रंगमंच के विकास में। नुक्कड़ नाटक क्या होता है, जो कि नुक्कड़ पर खेला जाता है, जिसमें कि जो चौराहा हो, कोई गली मोहल्ले हो, वहाँ पर नाटक खेला जाता है इसमें। तो ये परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से जो होता है भिन्न होता है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता, इसके लिए कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती है इसमें, क्योंकि किसी विषय को लेकर जो होता है, इसके जो विषय होते हैं वो सामाजिक परिस्थितियों से लिए जाते हैं। तो छठे दशक में अगर हम बात करें, हिंदी रंगमंच को भारतीय रंगमंच में छाए पश्चिमी थिएटर के प्रभाव के विरुद्ध अपनी परंपराओं की ओर जो लौटने की जरूरत महसूस हुई आम जनता तक, और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक आम बोलचाल की भाषा में जन समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत ने नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग को जो है वो ज़रूरी बना दिया था, ताकि जो है हम अपनी भारतीय परंपरा की तरफ लौट जाएं। तो जो ब्रेख्त और ग्रोटोवस्की के विचारों और पश्चिम के जो स्ट्रीट थिएटर है उसमें भी हिंदी के नुक्कड़ नाटकों के मंचन को प्रेरणा प्रदान की है। और देशव्यापी परिस्थितियों के बदलने से आम जनता के शोषण में वृद्धि और जनसंघर्ष की जो अभिव्यक्ति हो रही थी वो हमारे साहित्य और कलाओं में भी जो है नजर आ रही थी। तो उसको जो है नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने में जो है नुक्कड़ नाटकों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें जो है भारतीय लोक मंचों की सादगी हमें नज़र आती है, लचीलापन नज़र आता है, संगीतात्मकता है, इसमें सामूहिकता है। तो ये जो है नुक्कड़ नाटकों की विशेषता है। तो हिंदी के जो नुक्कड़ नाटक हैं वो निश्चित तौर पर जो है इप्टा की प्रगतिशील विचारधारा और वामपंथी जो विचारधारा रही है उससे भी इसका जो है संबंध रहा है। नुक्कड़ नाटकों में जो है सामाजिक परिस्थितियों से इसके विषय तो लिए जाते हैं, सामाजिक इसमें समसामयिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर भी इसमें नाटकों का मंचन किया जाता है। तो नाटक और जनता के बीच की जो दूरी है उसको समाप्त करने में जो है नुक्कड़ नाटक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी सड़क, गली, चौराहे आदि पर खेला जाता है। एक और तो प्रेमचंद और अन्य लेखकों की कहानियां जो है नुक्कड़ मंच का जो है मुख्य केंद्र बन गई, और दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जो नाटककार थे वो अपने नाट्य भी लिखते रहे। इसमें हम बात कर रहे हैं नुक्कड़ नाटकों की। मैं आपको पूरी जो है विकास जो श्रेणी है पूरी बता रही हूँ, विकास क्रम बता रही हूँ इसमें।
नुक्कड़ जो मंच होते हैं वो सामाजिकता एवं राजनीतिक साझेदारी और दायित्व की बात उठाता है। उसका दर्शक समूह जो होता है वो सड़क चलते लोग होते हैं, दफ्तरों कारखानों से निकले कर्मचारी होते हैं जो सड़कों पर इधर से उधर जा रहे हैं, गली मोहल्ले के लोग, मजदूर हैं, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से नुक्कड़ नाटकों का जो दर्शक हम कह सकते हैं वो यही लोग होते हैं। यह जो होती है 30 से 40 मिनट में जानी पहचानी घटना और स्थितियों के कई तनावपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं, जिससे दर्शक जो होते हैं वो काफ़ी प्रेरित होते हैं। इसकी भाषा, इसके छोटे छोटे दृश्य, तीव्रता, प्रखरता, प्रत्यक्ष साझेदारी, गीत संगीत होता है, इसमें एक्शन होता है, व्यंग्य, वक्रोक्ति होता है, प्रभावशाली संवाद होता है। ये इसके मौलिकता के आधार हैं। इसे जो है लोक नाट्य की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन पिछले 3 दशकों के दौरान नुक्कड़ नाटक काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए। इससे जनता से सीधा संवाद स्थापित होता है और दृश्य परिवर्तन इसमें जो है नहीं होता है। ये सटीक और संक्षिप्त होते हैं और जो हम कह सकते हैं स्वर्गीय सफदर हाशमी जो है एक विख्यात रंगकर्मी हैं दिल्ली के, जिन्होंने नुक्कड़ नाटकों के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। और नुक्कड़ नाटक जो है औरत नाम से जो है जन नाट्य मंच की नाटक मंडली द्वारा खेला गया और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो है हमने बात करी है नुक्कड़ नाटकों की, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाते हैं। एक प्रकार से रंगमंच का ही एक हिस्सा है, परंतु बस इसमें मंच की ज़रूरत नहीं होती है। नुक्कड़ नाटकों के लिए गली मोहल्ले में खेले जाने वाले ये नाटक होते हैं। समसामयिक विषयों पर होते हैं, राजनीतिक विषयों पर होते हैं, समस्याओं पर आधारित होते हैं और इसमें दृश्य परिवर्तन नहीं होता है। एक प्रकार से फ्लो में ये चलते रहते हैं। गीतों का प्रयोग करा जाता है, इसमें व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है, ताली का, डफली का, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है नुक्कड़ नाटक में। तो इस प्रकार से नुक्कड़ नाटकों का जो है ये विकास क्रम रहा है। तो यहाँ हमारा जो है हिंदी रंगमंच समाप्त होता है। हिंदी रंगमंच में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे तथ्य थे जो मैंने बताए आपको। और हमारा यहाँ पे जो है नाटक विधा भी हमारी समाप्त होती है। इसके बाद जो हमारी विधा आएगी गद्य विधा, वो है हमारी निबंध। इसके बाद हम निबंध करेंगे गद्य विधा में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी आप करते रहिए। कोई भी कमेंट में कोई भी प्रश्न आएगा या कुछ गलती हो जाती है मुझसे तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो भी काम कर रहा है, कोई इंसान पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसमें भी उससे कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप जो है पढ़ते रहिए हमेशा और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, उनके लिए भी सहायता हो सके। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।